कल्पना कीजिए कि हमारे देश पर चीन या पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाए और सीमा पर युद्ध के लिए पहुंचने से पहले सेना को उस राज्य की सरकार से इजाजत लेनी पड़े जिस राज्य से होकर सेना को गुजरना है, और वो राज्य, वहां की जो सरकार है, वो राज्य सरकार ये इजाजत देने से इनकार कर दे, तब क्या होगा? आज भारत में वैसी ही स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों में जिन राज्यों की सीमाएं दूसरे देशों से मिलती हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की शक्तियों को बढ़ा दिया है। अब पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ सीमा से 50 किलोमीटर के इलाके में सर्च कर पाएगी, रेड कर पाएगी और गिरफ्तारी भी कर पाएगी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और अब देश में विपक्षी नेताओं ने बीएसएफ के ऊपर भी राजनीति शुरू कर दी है। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में चाहे कितनी भी राजनीति होती हो, लेकिन सुरक्षा के मामलों में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को राजनीति से हमेशा ऊपर रखा जाता है। लेकिन हमारे देश में इसका उल्टा हो रहा है। अंदाजा लगाइए, अगर किसी बॉर्डर स्टेट में कभी किसी ऐसी पार्टी की सरकार चुनाव जीतकर आ जाए जो चुनावी फायदे के लिए आतंकवादियों का साथ देने लगे, जिसे आतंकवादी क्रांतिकारी लगने लगे क्योंकि वो कुछ लोगों को खुश करना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों से कोई राज्य सरकार दोस्ती करने लगे और इसके लिए वो अपने राज्य की सीमाओं पर समझौता कर ले, तो क्या होगा? मान लीजिए आज कोई राज्य सरकार किसी पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा पर समझौता कर ले, वहां से आतंकवाद को भी इजाजत दे दी जाए अंदर आने की, आतंकवादी आना शुरू कर दें, वहां से ड्रग्स आने शुरू हो जाएं, हथियार आने शुरू हो जाएं, तो फिर पूरे देश की सुरक्षा का क्या होगा? ये खबर आज आपको सावधान करने वाली है, इसलिए आज हम सरल भाषा में इसका विश्लेषण करेंगे क्योंकि इसका असर आप पर भी पड़ेगा, चाहे आप इस देश के किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो। लेकिन अगर पंजाब के रास्ते हमारे देश में ड्रग्स आ जाएं, अगर पश्चिम बंगाल के रास्ते आतंकवादी आ जाएं, हथियार आ जाएं, तो फिर ये पूरे देश में फैल जाएंगे। केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को अब नए रूप से तय किया गया है। ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं या बांग्लादेश से या फिर म्यांमार जैसे देशों से लगती हैं, जहां आए दिन आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ होती रहती है, ड्रग्स की तस्करी होती है बॉर्डर पर और हथियारों की स्मगलिंग भी इन बॉर्डर्स के जरिए होती है। सरल भाषा में कहें तो यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी रखने वाला हमारे देश का एक खास वर्ग और कुछ खास पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे पर भी अब राजनीति कर रही हैं। इसलिए आज आपको इन तमाम लोगों का असली चरित्र और इनके इरादे भी समझने चाहिए। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इस मुद्दे पर विवाद क्यों हो रहा है। केंद्र सरकार समय समय पर यह तय करती है कि बॉर्डर स्टेट्स में बीएसएफ इंटरनेशनल बॉर्डर से पहले यानी बीएसएफ सीमा से कितने किलोमीटर के दायरे में बिना स्थानीय पुलिस की इजाजत के तलाशी अभियान चला सकती है और किसी की गिरफ्तारी भी कर सकती है। और इस बार 3 राज्यों में इस दायरे को बढ़ा दिया गया है, जिन्हें आप इस नक्शे पर अभी देख सकते हैं। ये राज्य हैं पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल। तीनों बहुत ही संवेदनशील राज्य हैं क्योंकि इनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। पंजाब में पहले बीएसएफ को सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में इस तरह की कार्रवाई करने के अधिकार थे, लेकिन अब इस दायरे को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। इसी तरह असम और पश्चिम बंगाल में भी यह दायरा पहले 15 किलोमीटर ही था और अब 50 किलोमीटर हो गया है। इन 3 राज्यों में से सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। और शायद यही वजह है कि सबसे ज्यादा विरोध भी पश्चिम बंगाल और पंजाब में हो रहा है। तो सोचिए, बीएसएफ को लेकर भी यहां की राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं। बीएसएफ एक्ट 1968 के सेक्शन 1391 के तहत
सीमा सुरक्षा बल को यानी बीएसएफ को अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो किसी अपराध में शामिल है या उसके खिलाफ कोई शिकायत की गई है या जिसके बारे में कोई भी खुफिया जानकारी है, कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट है। सबसे बड़ी बात, इतने दायरे में सुरक्षा बलों का सबसे निचले रैंक का अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कार्रवाई कर सकता है। जहां बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है, वहां से सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की पुलिस के पास आ जाती है। अब मान लीजिए पाकिस्तान से कोई आतंकवादी घुसपैठ करके भारत में प्रवेश कर रहा है, लेकिन बीएसएफ के पास केवल 15 किलोमीटर तक कार्रवाई करने का ही अधिकार है और यह आतंकवादी एक ही रात में इस 15 किलोमीटर के इलाके को पार करके भारत में दाखिल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बीएसएफ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा और सारा मामला राज्य सरकार के पास आ जाएगा और स्थानीय पुलिस के पास चला जाएगा, जहां ऐसे मुद्दों पर फिर से राजनीति हो सकती है। और अगर उस राज्य में किसी ऐसी पार्टी की सरकार हुई जो आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी रखती है, तो उस आतंकवादी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी तरह मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो सकता है, ड्रग्स से जुड़ा हुआ हो सकता है, हथियारों से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस नए आदेश के तहत पंजाब के 7 जिलों में बीएसएफ अब बिना रोक टोक कार्रवाई कर सकती है, जिनमें पंजाब का अमृतसर जिला भी है। पंजाब का कुल क्षेत्रफल लगभग 50,000 किलोमीटर है और इस फैसले के बाद राज्य का लगभग 21,500 वर्ग किलोमीटर इलाका बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। यानी लगभग आधे पंजाब में बीएसएफ के पास कार्रवाई करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी 9 जिले बीएसएफ के दायरे में आएंगे, जिनमें सिलीगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी जैसे जिले हैं, जहां से पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में या बांग्लादेश के जरिए घुसने की कोशिश करते हैं। हथियार यहां से प्रवेश करवाने की कोशिश की जाती है। कई तरह के आतंकी यहां से आते हैं, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि हथियारों की स्मगलिंग भी यहां से होती है। और जैसे ही ये लोग राज्य सरकार के क्षेत्र में आते हैं, जहां अलग अलग पार्टियों की जब सरकारें होती हैं और वो राज्य सरकार अगर ऐसी हैं जो इन्हें समर्थन देने लगे, तो फिर इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद अशरफ नाम के जिस पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया था, वो इन्हीं जिलों के रास्ते बांग्लादेश से ही भारत में प्रवेश हुआ था। यानी ये जो आतंकवादी है जो आप देख रहे हैं, जिसको भी दिल्ली से पकड़ा गया था, ये बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू, वहां के बांग्लादेश के बॉर्डर के जरिए भारत में इसने प्रवेश किया था। यानी पश्चिम बंगाल के जरिए ये यहां तक आया था। लेकिन अब बीएसएफ ऐसे आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए ज्यादा क्षेत्र में कार्रवाई कर पाएगी और पश्चिम बंगाल और पंजाब की परेशानी की वजह भी यही है। इन राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा चिंता अल्पसंख्यकों के वोट बैंक की है और चिंता इस बात की भी है कि वो ऐसे मामलों में अपनी शक्तियां खो देंगे जिनसे हमारे देश के खास वर्ग की हमदर्दी बटोरी जा सकती है। अब कल्पना कीजिए कि भविष्य में देश के किसी बॉर्डर स्टेट में ऐसी पार्टी की सरकार बन जाए जो आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखती हो, जो पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखती है और जो आतंकवादियों और पाकिस्तान से मित्रता बढ़ाकर यह समझती है कि उसे उस राज्य में या पूरे देश में भी एक खास धर्म के वोट मिल जाएंगे, तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा? ऐसे हालत में वो राज्य अस्थिर हो जाएगा और देश विरोधी ताकतें वहां पर मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन केंद्र सरकार का नया आदेश यही सुनिश्चित करता है कि सीमावर्ती राज्यों में ऐसा ना होने पाए। हालांकि पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है, क्योंकि इन्हें बीएसएफ से समस्या है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि भारतीय संविधान के तहत कानून व्यवस्था केंद्र का नहीं बल्कि राज्य सरकार का विषय है और बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ने से संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा, जबकि यह सच नहीं है। देश में कई ऐसे सीमावर्ती राज्य हैं जहां बीएसएफ सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में काम करती है। उदाहरण के लिए राजस्थान एक ऐसा ही राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिली हुई है। राजस्थान की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं और वहां सुरक्षा बलों को 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार है, आज से नहीं पहले से। गुजरात में भी बीएसएफ 50 किलोमीटर तक के इलाके में पुलिस की इजाजत के बिना ऑपरेशन चला सकती है। हालांकि नए नोटिफिकेशन से पहले गुजरात में यह दायरा
80 किलोमीटर हुआ करता था, यानी सीमा के आसपास 80 किलोमीटर का दायरा उनके अंडर था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्व के 5 राज्य मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीएसएफ किसी भी इलाके में कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, यानी यहां पूरे के पूरे राज्य में वो एक्शन ले सकती है। लेकिन यह बात ना तो पंजाब में कांग्रेस सरकार को अच्छी लग रही है और ना ही ममता बनर्जी को अच्छी लग रही है। हमें यह भी पता चला कि पंजाब सरकार ने खुद बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठियां अकाली दल सरकार के दौरान भी लिखी गईं और कांग्रेस सरकार के दौरान भी लिखी गईं। लेकिन आज जब ये मांग पूरी हो गई तो पंजाब की ही सरकार अब इसका विरोध कर रही है। आज इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। आप पहले वो सुनिए जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी पार्टियां देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं। मोदी सरकार ने एक बार फिर देश के संघीय ढांचे पर हमला किया है। मोदी जी ने एक बार फिर देश में चुने हुई सरकारों के अधिकारों को खत्म करने का घिनौना प्रयास किया है। मोदी जी ने एक बार फिर इस देश में तानाशाही का शासन चलेगा, प्रांतीय सरकारों की कोई किसी प्रकार की अहमियत नहीं और केंद्र सरकार सारी ताकतें एक तानाशाह के तौर पर अपने अंदर समेट लेगी, इस निर्णय से यह दिखाया है। आप पंजाब के मुख्यमंत्री से बात ही नहीं करते, आप बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों से, वहां की चुनी हुई सरकारों से अधिकार छीन लेते हैं, आप उनकी मीटिंग नहीं बुलाते, उनसे राय मशवरा ही नहीं करते। ये हमारे प्रजातंत्र का अपमान है, ये संघीय ढांचे पर हमला है, ये संविधान की परिपाटी और परंपरा पर हमला है और ये कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। हौली हौली सेंटर हुण सूबियां दे अधिकार भी लैन लग गई। पहले एग्रीकल्चर दा जो सूबा दा अधिकार सी एग्रीकल्चर, इन्हें कांग्रेस ने 3 काले कानून बनाए सेंटर सरकार ने, ते कांग्रेस सरकार चुप रही। हुण 50 किलोमीटर तक सेंटर ने कहता कि 50 किलोमीटर तक बीएसएफ कंट्रोल करूगी। ਇਹਦਾ मतलब कि अद्धा पंजाब बीएसएफ कोले हो गया। आज अद्धा पंजाब है, कल पूरा पंजाब है, पूरा देश हो सकता है। पर स्टेट्स की रहनी है, म्युनिसिपैलिटी रह जानी है स्टेट्स। हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस पे शक नहीं है क्योंकि वो तो हमारे ही लोग हैं। पंजाब के ज्यादा परसों भी शहीद हुए वो भी पंजाब के। लेकिन जो उनके आका बैठे हैं इस टाइम, जिनके हाथ में ताकत है, वो कोई भी आदमी वहां पे अपना आदमी फिट करके उसको कहेंगे ये किसान लीडर का भाई था, इसके पास ये स्मगलिंग जो हीरोइन थी और ये ड्रोन के दौरान ये इतने वेपन वहां से मंगवा रहा था, ये बिट्टू इलेक्शन के लिए इतना पैसा वहां से आया है। और जो हमारे खास तौर पर इनके टारगेट रहते हैं, जो एनआरआई, जो यहाँ पे लंगर की सेवा करते हैं, जो यहाँ की संस्थाएं हैं सेवक, उनको ये पकड़ेंगे भी वहां से पैसा आ रहा था, वहां से वेपन आ रहा था। और हमारी सरकार ही हमारे पंजाब पे टारगेट हमें कर रही है। और आज हमारी पुलिस और लोग डिमोरलाइज हैं बिल्कुल। वो आज जिनसे भी बात हो रही है अभी, यार देश हमारे ऊपर ही शक कर रहा है। आतंकवाद आज कोई किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, नक्सलवाद किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि देश की समस्या है। और आतंकवाद के प्रति पूरी दुनिया एकजुट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी इस तरह की आपराधिक ताकतें हैं, इस तरह की आतंकवादी ताकतें हैं जो देश के सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसके लिए सुरक्षा बलों के जुनून और जज्बे को और हौसलों को और मजबूत करने की जरूरत है, या उस पर जो है वो सियासी जो है वो पंचर करने की जरूरत है उस पर। वर्ष 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब देश में सीमाओं की सुरक्षा राज्यों की पुलिस किया करती थी। 1962 के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह सुझाव दिया गया कि सीमा सुरक्षा का काम असल में पुलिस का नहीं होता, इसके लिए एक विशेष फोर्स होनी चाहिए। और इसके बाद ही इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का गठन किया गया, जो अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में सीमा की रखवाली करती है। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन किया गया, जिसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया।
वर्ष 1972 में पंजाब में बीएसएफ 16 किलोमीटर के दायरे में ही कार्रवाई कर सकती थी और बाद में इस इलाके को जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा किया जाता रहा। और कई मौकों पर ऐसा भी हुआ जब कुछ सरकारों और नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को घटा दिया और इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां और ड्रग्स की तस्करी बढ़ती चली गई। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में पंजाब में ड्रग्स की तस्करी चरम पर थी और आज भी पंजाब में ड्रग्स की तस्करी चरम पर है। और आपको यह भी पता होगा, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पंजाब में आज भी पंजाब का जो युवा है वो नशे में की गिरफ्त में कितनी बुरी तरीके से आ चुका है। और नशा जो है और जो ड्रग्स हैं ये पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। उस समय अफगानिस्तान से पंजाब में ड्रग्स आया करते थे और पाकिस्तान से आतंकवादियों को एक्सपोर्ट किया जाता था। यह बात उसी दौर की है जब अफगानिस्तान में तालिबान की पहली सरकार थी और अब अफगानिस्तान में फिर से तालिबान की सरकार आ गई है, जिसे देखते हुए बीएसएफ की शक्तियों को बढ़ाया गया है। क्योंकि जैसे ही तालिबान की सरकार आई अब वहां से ड्रग्स की स्मगलिंग भी बढ़ेगी, अब वहां से हथियारों की स्मगलिंग भी बढ़ेगी और आतंक की स्मगलिंग भी बढ़ेगी। और ये ड्रग्स, ये हथियार और ये आतंकवादी सीधे कहां आएंगे? उनके निशाने पर अगला देश कौन सा है? वो है भारत। और ये जो तीनों चीजें हैं, या तो ये कश्मीर में जो हमारी सीमाएं हैं वहां से आएंगी और या फिर पंजाब में जो हमारी सीमाएं हैं ये वहां से आएगा। इसके अलावा पिछले कुछ समय में ड्रोन के जरिए भी हथियारों की तस्करी और निगरानी का खतरा बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से यह फैसला और भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह मामला लोकतंत्र की समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। हमारे देश में ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो विचारधारा के नाम पर दुश्मन देश से दोस्ती करती हैं, आतंकवादियों को चरमपंथी और क्रांतिकारी कहकर बुलाना चाहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें वोट मिल सके और लोकतंत्र इसे अभिव्यक्ति की आजादी में लपेटकर एक तरीके से कानूनी बना देता है, लीगलाइज कर देता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। आप याद कीजिए, पंजाब में सबसे पहले आतंकवाद आ गया था और पंजाब में आतंकवाद कहां से आया था? खालिस्तान की मांग कहां से आई थी? खालिस्तान की मांग को लेकर जो आतंक फैला था, उन्हें हथियार कहां से मिलते थे? पाकिस्तान से मिलते थे और जो पंजाब का जो बॉर्डर लगा हुआ था वहां से मदद मिलती थी। इसलिए पंजाब भारत का सबसे संवेदनशील राज्य माना जा सकता है जम्मू कश्मीर के बाद। इसलिए पंजाब में आप किसी भी पार्टी, राज्य सरकार या पुलिस के हाथों पंजाब की सुरक्षा को नहीं छोड़ सकते। और पंजाब में मान लीजिए कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री बन जाए जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाता है, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जिगरी दोस्त हो, जो पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहता हो, जिसे पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं क्रांतिकारी लगते हो, अगर ऐसा व्यक्ति कभी पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाए तो फिर क्या होगा? अब दूसरा उदाहरण देखिए। ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो पंजाब में अपनी सरकार बनाने की इस समय कोशिश कर रही हैं और इसके लिए कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो खालिस्तानियों का समर्थन करना शुरू कर देंगे, खालिस्तानियों के साथ दिखना शुरू कर देंगे, खालिस्तानियों के घर पर जाकर खाना शुरू कर देंगे, उनके साथ फोटो खिंचवा लेंगे, तो उन्हें पंजाब में अच्छे खासे वोट मिल जाएंगे। और ये वो पार्टियां हैं कि एक बार अगर पंजाब में इनका शासन आ गया तो ये विभाजनकारी विचारधारा के तहत काम करने लगेंगी। उसके बाद ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये पाकिस्तान से मिल सकती हैं, आतंकवादियों से मिल सकती हैं, हथियारों को बॉर्डर से इधर लाने में मदद कर सकते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग में मदद कर सकते हैं और ये सब कुछ होगा राज्य सरकार में रहते हुए। तो सोचिए, अगर इनमें से किसी एक राज्य में ऐसी सरकार आ जाए, पश्चिम बंगाल में आप क्या देख रहे हैं आज? पश्चिम बंगाल में भी आप यही देखते हैं कि खास वर्ग को वहां पर समर्थन दिया जाता है क्योंकि वोट बैंक की जो कैलकुलेशन है वो इस तरह के कामों को समर्थन देती है। आज हमने इस मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञ और बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा से बात की है, जिन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी बताया है। पंजाब, असम और बंगाल का जो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर को बढ़ाया गया, इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये कदम जो है बहुत देश हित में बनाया गया है क्योंकि यहां पर जो है इंटीरियर एरियाज में बीएसएफ को अपना सोर्स और अपना कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए और बहुत जरूरी है ताकि जो ड्रग पेडलर्स आते हैं, जो हैंडलर्स होते हैं और वो जो पकड़े जाते हैं
वो तो कुरियर्स पकड़े जाते हैं। मेन आदमी जो रहते हैं इंटीरियर एरियाज में रहते हैं, एट ए टाइम जब कोई किसी को फॉलो करते हैं या ड्रोन्स में कहीं वहां पर ड्रोन जाता है और ड्रग्स या आर्म्स को ड्रॉप करता है और उसको फॉलो किया जाता है, तो बीएसएफ को वहां पर जाना पड़ेगा। बीएसएफ को इंटीरियर एरियाज में जो हैंडलर्स हैं उन्हें पकड़ना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में है, वह मुजफ्फराबाद में हो, केल में हो, कहीं पर भी हो कांटेक्ट में है, उनको पकड़ना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन लीक आउट न हो जाए। इसके वजह से ये बहुत सोच समझ करके बीएसएफ को वहां ऑपरेट करने के लिए दिया गया है। इस पावर के बढ़ने से यह है कि बीएसएफ जो है इन इलाकों में और अच्छी तरह तेजी से वहां पर कार्रवाई कर सकेगी। पहले भी हम पुलिस के साथ ज्वाइंटली काम करते थे, मिलके काम करते थे। जब 15 किलोमीटर था तब भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। और इससे फायदा यही है कि जो स्टेट में ये जो इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उसको निपटने में बीएसएफ को और अच्छा मिलेगा। और इससे स्टेट को ही फायदा है। स्टेट की जो पुलिस है वो अपने और जो काम है उनके लॉ एंड ऑर्डर के हैं, पुलिसिंग के हैं, क्राइम डिटेक्शन है, वो उसके लिए पूरा काम कर सकते हैं। धारा 139 सब सेक्शन 1 बीएसएफ एक्ट के अंतर्गत ये पहले से ही बीएसएफ एक्ट में था। उसके आधार पर केंद्र सरकार जिसके लिए अधिकृत थी वे अधिकार बीएसएफ को प्रदान किए गए हैं। विगत में इसके पहले ये दृष्टिगोचर हुआ था कि कश्मीर और पंजाब में ड्रोन के माध्यम से और पंजाब में विशेष तौर पे मादक पदार्थों की तस्करी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बहुत हवा देने के प्रयास किए गए थे। इस परिदृश्य में ये आवश्यक था कि हमारी सुरक्षा न केवल चाक चौबंद हो बल्कि अन्य अधिकारों के माध्यम से जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाए। और इसके लिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही आवश्यक थे और उसके बिना कदाचित शायद वो हमारी धारदार प्रत्युत्तर नहीं होता अगर इसमें इनको बीएसएफ को ये अधिकार न दिए जाते। बीएसएफ भारत के 5 सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है और इसमें 2.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक और अधिकारी हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल माना जाता है और पिछले 10 वर्षों में बीएसएफ के 144 जवानों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। लेकिन फिर भी हमारे देश में आज विपक्षी दल बीएसएफ पर ही राजनीति कर रहे हैं और बीएसएफ को वो और ज्यादा शक्तियां नहीं देना चाहते। यानी इन्हें अपनी ही फोर्स बीएसएफ पर विश्वास नहीं है, लेकिन इन्हें आतंकवादियों पर विश्वास है, इन्हें पाकिस्तान पर विश्वास है, इन्हें पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की सेना पर भी विश्वास है, लेकिन अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास नहीं है। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा क्या होता है, इसका उदाहरण हमने जम्मू कश्मीर में वर्षों तक, दशकों तक देखा है। जब वहां राज्य सरकारें आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी रखा करती थीं, सेना इन आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश करती थी जम्मू कश्मीर में, तो कई बार स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन के ही कुछ लोग उन आतंकवादियों की मुखबिरी कर देते थे और आतंकवादी बचकर निकल जाते थे। यानी अब आप सोचिए, किसी राज्य में सेना भी नियुक्त है, सेना आतंकवादियों का पीछा कर रही है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल पुलिस है, जो लोकल नेता हैं, जो विधायक हैं या जो सांसद हैं या जो लोग सरकार में बैठे हैं, वो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, छुपने की जगह बता रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन सेना की लीक कर रहे हैं कि आर्मी कब क्या करने वाली है। और ये काम हमने जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक देखा, जब सेना तो पकड़ना चाहती थी आतंकवादियों को, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उन्हें बहुत समर्थन मिलता था और सेना का काम मुश्किल हो जाता था। ये सब कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर होता है। लेकिन अब कश्मीर में इस तुष्टीकरण पर रोक लग गई है, जैसा कि अब आपने देखा, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और अब चाहकर भी कोई इन आतंकवादियों की वहां पर मदद नहीं कर सकता। और आपने ये भी देखा, जैसा हम आपको पहले बता रहे थे, कि अगर कोई ऐसा नेता मुख्यमंत्री बन जाए जो कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गले लगाता हो, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जिगरी दोस्त हो, या किसी लोकल पार्टी को कभी ये लालच आ जाए कि अब ड्रग्स के जरिए ही पैसा कमाना है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने हैं और पैसा किसे बुरा लगता है, और अगर वो ड्रग सिंडिकेट में ही खुद शामिल हो जाए तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे, तो क्या होगा, आप शायद आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं जो खालिस्तानियों के घर जाते हैं, खालिस्तानियों के घर जाकर उनके साथ खाना खाते हैं और उनसे वोट मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि पंजाब के सारे लोगों को कहिए कि हमें वोट दें ताकि हमारी सरकार पंजाब में बन जाए। अगर ऐसा हो गया
तब क्या होगा? ये हथियार, ये ड्रग्स, ये आतंकवादी सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेंगे, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं रहेंगे, उसके बाद ये देश के कोने कोने में फैल जाएंगे। जैसा कि इस बार आपने देखा, ये आतंकवादी पश्चिम बंगाल की सीमा के जरिए भारत में प्रवेश इसने किया था और उसके बाद ये दिल्ली तक पहुंच गया। भारत की सेनाएं सीमा की सुरक्षा करती हैं, लेकिन सेनाओं के साथ हमारे देश में क्या राजनीति होती है, अब हम आपको वो बताना चाहते हैं। सियासत कैसे होती है, इसका एक और उदाहरण आप देखिए। आज ही चीन के सरकारी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो, झूठा वीडियो फैलाया और उसके जरिए उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि पिछले साल गलवान में चीन और भारत के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, उस दौरान चीन ने भारत के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया था और ये सारे सैनिक बुरी तरह घायल थे और ये चीनी सेना के गिरफ्त में आ गए थे। और उन्होंने ये वीडियो डाला, ये जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं ट्वीट, ये चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, आप इसमें पढ़ सकते हैं, वहां के स्टेट मीडिया ने ये ट्वीट डाला है। और ये चाइना की पुरानी आदत है चीन की कि वो नकली और जाली फेक वीडियोस सोशल मीडिया पर डालकर अपना प्रोपेगेंडा चलाता है। आजकल भारत से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, तो भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए उन्होंने एक झूठा वीडियो डाला। इसमें हमें उनसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, चीन अब एक दुश्मन देश है, वो ये सब तो करेगा ही। लेकिन हमारे देश के नेता क्या करते हैं? इसके बाद भारत के विपक्षी नेताओं ने चीन की मीडिया की इस झूठी खबर को हाथों हाथ ले लिया और अपने ही देश की सरकार और अपनी ही सेना से इस पर सफाई मांगने लगे। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास क्या ट्वीट कर रहे हैं, देखिए। अब मैं पूरी स्क्रीन पर आपको BV श्रीनिवास का ट्वीट दिखाता हूं। ये उन्होंने जो चीन का सरकारी मीडिया है उससे उन्होंने वीडियो उठाया और फिर लिखा, ना हमारी सीमा में कोई घुसा, ना कोई घुसा हुआ है, ना हमारी पोस्ट पर कब्जा हुआ है। अगर यह वीडियो सही है तो फिर हमारे जवानों को बंधक बनाने की हिम्मत चीनी सेना ने कैसे की? यानी ये एक तरीके से इस वीडियो को लेकर राजनीति करना चाहते हैं और अपनी ही सेना का मजाक उड़ाना चाहते हैं और कह रहे हैं, डियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज क्लैरिफाई। और नीचे देखिए लिखा भी है, वीडियो रिलीज्ड बाय चाइनीज मीडिया। अब चाइनीज मीडिया क्या चाहता है? यही तो चाइनीज मीडिया चाहता है। चीन की सरकार क्या चाहती है? वो चाहती है कि वो एक झूठा वीडियो फ्लोट करें, जारी कर दें और उस पर भारत के ही जो नेता हैं, भारत के ही बड़े बड़े विपक्षी दल जो हैं, वो उस वीडियो को उठा लें, उसे विश्वसनीय बना दें, उसे पूरे देश में वायरल कर दें, जिससे हमारे देश की सेना का मनोबल गिरे, हमारी अपनी सरकार दबाव में आ जाए। यही तो चीन चाहता है और चीन का साथ दे रहे हैं इस तरह के नेता। हो सकता है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस झूठे वीडियो को सोशल मीडिया पर वो खुद भी पोस्ट करके भारत सरकार से सवाल पूछने लगें। फिर पंजाब और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी इस रेस में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी यही करना चाहेंगे। लेकिन ये लोग कभी चीन से ये नहीं पूछेंगे कि वो इस मामले में दुष्प्रचार क्यों कर रहा है, और ये लोग कभी ये नहीं कहेंगे चीन को कि हम कम से कम इस मामले में भारत के साथ हैं, भारत की सेना के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं और हम चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कभी भी भारत की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगे, भारत की सुरक्षा पर राजनीति नहीं करेंगे। ऐसा बयान ये नेता कभी नहीं देंगे। और जिस समय हम आपको ये खबर बता रहे हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में इस समय भी भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक एनकाउंटर चल रहा है। जिस समय आप अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने घरों में आप या तो डिनर कर चुके हैं, अपने परिवारों के साथ हैं, इस समय भी भारतीय सेना आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर कर रही है, जिसमें एक JCO अभी शहीद हुआ है और कई हमारे जो सैनिक हैं वो इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। अब आप सोचिए, ये लोग वहाँ आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, इन्हें शायद पता भी नहीं कि हमारे देश के जो नेता हैं वो पीछे, इनकी पीठ पीछे ही कैसे इन्हीं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.